बचपन की जिस उम्र में लोग डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता बनने का सपना देखते हैं, लेकिन वो बचपन से ही बदमाश बनना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लगे। वो चाहता था कि पुलिस भी उससे खौफ खाए। वो दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। वो दिल्ली का दाऊद इब्राहिम बनना चाहता था। वो बना भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस समय यानी आज की तारीख में दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर, दिल्ली के सबसे बड़े गैंग चलाने वाले नीरज पवाना की, जिसे 2 दिन पहले जेल से बाहर लाया गया। एक दिन की उसे कस्टडी पैरोल मिली अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए। जेल से जब वो बाहर आया तो उसे उसी अंदाज में देखा गया जिस अंदाज में वो जेल गया था। वही सल्लू भाई की फिल्म तेरे नाम वाली हेयर कटिंग, सफ़ेद शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स में। उसे इतनी सिक्योरिटी में जेल से बाहर लाया गया। उसके पीछे और आगे इतनी पुलिस थी जितनी तो शायद सीएम के काफिले में भी ना होगी। एक बार फिर नीरज पवाना इन दिनों चर्चा में है और इस बात को लेकर वो चर्चा में है क्योंकि नीरज पवाना अब जेल से बाहर आना चाहता है। उसने अपनी पैरोल के लिए कोर्ट में गुहार लगाई है। अब क्या है नीरज पवाना के दिल्ली के सबसे बड़े डॉन बनने की कहानी? आखिर कैसे एक डीटीसी कंडक्टर का बेटा दिल्ली का दाऊद इब्राहिम बना? कैसे उसने अपना सबसे बड़ा दिल्ली का गैंग बनाया? कैसे वो जेल के अंदर रहकर अपने अपराध के साम्राज्य को आज भी चला रहा है? बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल नीरज पवाना का सपना बचपन से ही दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का था। वो बचपन से ही झगड़ा करता, लोगों से मारपीट करता और जब उसकी शिकायत उसके घर पहुंचती तो अपने बाप की पिटाई भी खाता, लेकिन कहता कि मैं नहीं सुधरूंगा, मैं दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनूंगा। उसके दिमाग में बस एक ही सनक सवार थी, जैसे उसके दिमाग में किसी ने फीड कर दिया हो कि तुझे दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना है, तू गैंगस्टर बनने के लिए ही पैदा हुआ हो। अब नीरज पवाना के बदमाश बनने या फिर यूं कह लीजिए कि जुर्म की दुनिया में दाखिल होने की कहानी की शुरुआत होती है उसके अपने घर से। पंकज सहरावत, जो नीरज का बड़ा भाई था, वो दिल्ली में हत्या और लूट की वारदात में शामिल था। अपने भाई के साथ नीरज पवाना भी जुड़ गया और हत्या और लूट के इस धंधे में अपने भाई पंकज सहरावत के साथ नीरज भी जुड़ गया और यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में पहला कदम। अब साल 2004 में उसका जो भाई था पंकज सहरावत, वो तो जेल चला गया, लेकिन नीरज पवाना ने उसकी क्राइम की दुनिया को आगे बढ़ाया। अब नीरज पवाना हत्या और लूटपाट के जो शुरुआती पैतरे होते हैं वो तो अपने भाई पंकज सहरावत से सीख चुका था, लेकिन उसे तो दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना था। उसे तो दिल्ली का सबसे बड़ा बदमाश बनना था, जिसकी शुरुआत होती है साल 2005 से, जब नीरज पवाना को अवैध हथियार रखने के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल जाना पड़ा, जहां उसकी मुलाकात होती है दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी फजलुर रहमान से, जो जेल में होने के बावजूद दाऊद के जो सभी धंधे थे यानी हत्या और फिरौती के उसे चला रहा था। और बताया जाता है कि फजलुर रहमान से ही नीरज पवाना को इस सारे धंधे की शिक्षा दीक्षा मिली। फजलुर रहमान ही नीरज पवाना का क्राइम की दुनिया का गुरु था। उसने ही नीरज पवाना को ये सारे पैतरे यानी कि हत्या, फिरौती के लिए धमकी देना और फिरौती वसूलना, इस सब की शिक्षा दीक्षा फजलुर रहमान ने नीरज पवाना को दी और ये कहा कि तुम दिल्ली में उसका फिरौती का सारा काम संभालो। अब नीरज ने जेल में ही सब कुछ प्लान कर लिया था, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही सनक सवार थी, वो थी दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की सनक। अब नीरज पवाना जेल से बाहर आता है और जेल में जो उसने प्लान किया था उस काम पर लग जाता है, यानी कि अपनी गैंग बनाना वो शुरू कर देता है जेल से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही। और दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी अपने जो धंधे हैं, अवैध धंधे यानी हत्या और लूटपाट के, और साथ ही अब तो फिरौती वसूलने का काम भी वो करने लगा था, जो उसके गुरु फजलुर रहमान ने उससे कहा था।
और अब उसके जो पैर थे वो दिल्ली के बाहर भी अपराध की दुनिया में वो पसारने लगा था। अब इसके लिए उसे अपने गैंग को बढ़ाने की जरूरत थी। उसने अपने गैंग को बढ़ाया और धीरे धीरे उसकी गैंग में अमित भूरा, नवीन उर्फ बाली और सुनील राठी जैसे कुख्यात अपराधी भी शामिल होने लगे थे। अब अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए उसने साल 2005 में नीतू दाबोदिया गैंग से हाथ मिला लिया। साल 2010 तक तो सब कुछ ठीक था, जैसा नीरज बबाना चाह रहा था वैसा ही हो रहा था। लेकिन उसके दिमाग में तो सनक थी दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की। साल 2011 में उसकी नीतू दाबोदिया गैंग से रंजिश हो जाती है और तभी एक पुलिस मुठभेड़ में नीतू दाबोदिया मारा जाता है। अब नीरज बबाना के दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर बनने का रास्ता साफ हो चुका था। यानी उसका जो सपना था दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का, वो पूरा होते हुए वो देख रहा था। क्योंकि उस समय नीतू दाबोदिया दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसकी अब मौत हो चुकी थी पुलिस मुठभेड़ में। लेकिन नीरज बबाना के सपने में एक रास्ता अटक रहा था। वो ये था कि नीतू दाबोदिया की मौत के बाद उसका जो गैंग था उसके दो साथी ऑपरेट कर रहे थे। वो थे प्रदीप गोला और पारस। अब नीरज बबाना को इन दोनों को रास्ते से हटाना था, जिसके लिए उसने एक प्लानिंग भी की थी प्रदीप भोला और पारस को मारने की, वो भी रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान, जिसके लिए उसने 10 शार्प शूटर्स अदालत के अंदर तैनात किए थे। लेकिन नीरज बबाना के ये 10 शूटर्स इन दोनों को मार पाते उससे पहले पुलिस ने उसके सभी 10 शूटर्स को पकड़ लिया। अब नीरज बबाना भी पुलिस की नजरों में चढ़ चुका था। इसी बीच साल 2015 में उसकी मां और उसका बड़ा भाई अवैध हथियारों के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़े गए। वो ये हथियार कोलकाता ले जा रहे थे और इसी बीच नीरज बबाना भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन वो अपना सपना नहीं भूला था दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का, जिसके लिए उसे दाबोदिया गैंग के प्रदीप गोला और पारस को रास्ते से हटाना था। वो मौका आया भी। साल 2015 में जब एक मामले में नीरज बबाना को कोर्ट में पेश किया गया और जब पुलिस वैन से नीरज बबाना को अदालत से तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था, तो उसी पुलिस वैन में प्रदीप गोला और पारस को भी ले जाया जा रहा था। तभी नीरज बबाना ने इसकी जानकारी अपने गैंग को दी और पुलिस वैन के ही अंदर दोनों को मार गिराया। इसके बाद साल 2017 में दाबोदा के खास राजेश धुरमुट को भी नीरज बबाना ने जेल के अंदर रहकर मरवा दिया और राजेश धुरमुट की मौत के बाद दाबोदिया गैंग पूरा खत्म हो चुका था और यहीं से नीरज बबाना दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर और सबसे बड़ा गैंग चलाने वाला गैंगस्टर बन चुका था। चारों तरफ नीरज बबाना का खौफ हो चुका था। लोग नीरज बबाना के नाम से कांपते थे। नीरज बबाना के नाम से जो फिरौती मांगी जाती थी वो उसे मिल जाती थी। अब अपने इस साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए नीरज बबाना ने अपने मामा रामवीर शौकीन का सहारा लिया, जो मुंडका से पूर्व विधायक थे। यानी नीरज बबाना जेल के अंदर था, लेकिन उसे अपनी गैंग चलाने के लिए अब सियासी ताकत चाहिए थी, यानी सियासी संरक्षण चाहिए था उसे, ताकि उसके साम्राज्य को कोई आंच ना आए और जेल के अंदर रहकर भी उसका जो गैंग है वो चलता रहे। उसका जो धंधा है फिरौती मांगने का और हत्या करने का, वो फलता फूलता रहे। जेल के अंदर ही रहकर उसने साल 2019 में अपनी चचेरी बहन और उसके प्रेमी अमित को मारने की कोशिश की। हालांकि उसकी चचेरी बहन तो बच गई, लेकिन उसका प्रेमी अमित वो मारा गया। अब नीरज बबाना जाट था तो उसे जाटों का सपोर्ट मिला, क्योंकि वो जिस गांव से आता था वो जाटों का गांव है और जिस इलाके से वो आता था वो पूरी जाटों की बेल्ट है। और यही वजह है कि उस पूरी बेल्ट का जो समर्थन था वो नीरज बबाना के साथ था और इसी समर्थन ने उसके धंधे को, यानी कि उसके अपराध के साम्राज्य को फलने फूलने में मदद की। नीरज बबाना का जेल में रहने के बावजूद जेल के अंदर भी ऐसा खौफ है कि अफीम, शराब और नॉनवेज का शौकीन नीरज बबाना को ये सब जेल के अंदर भी सर्व होता है। नीरज बबाना का नाम आज भी उसके गैंग के लोग फिरौती मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिरौती मिलती भी है। साल 2021 में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में भी नीरज बबाना का नाम सामने आया था। कहा जाता है कि इस कांड में उसके गैंग के गुर्गे भी शामिल थे। सिद्धू मूसेवाला को जब मारा गया तब नीरज बबाना के नाम से एक पोस्ट वायरल हुई और उस पोस्ट में कहा गया कि 2 दिन के अंदर इस हत्या का बदला लेंगे
और यह भी कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला मेरा भाई था। अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। अब पहले से ही नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, दोनों के बीच दुश्मनी थी। अब जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, दोनों के बीच जो गैंग वॉर थी, जो खूनी रंजिश थी, वो बढ़ गई। और आज की तारीख में नीरज बवाना का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। दोनों ही जेल में बंद हैं और दोनों की ही गैंग बाहरी दुनिया में आतंक उन्होंने मचा रखा है। और इस गैंग वॉर में अब तक दोनों ही तरफ से दर्जनों लोग मारे गए हैं, लेकिन ये खूनी गैंग वॉर आज भी चल रही है। जब भी किसी गैंग को मौका मिलता है, वो एक दूसरे के गैंग के सदस्यों को उड़ा देता है। नीरज बवाना के ऊपर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसकी गैंग में आज भी 100 से ज्यादा अपराधी जुड़े हुए हैं। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी खौफ के उसकी गैंग आज भी चल रही है, भले ही नीरज बवाना साल 2015 से जेल में बंद हो। अब नीरज बवाना जेल से बाहर आना चाहता है। उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो बीमार चल रही है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जिसे देखने के लिए बीते दिनों नीरज बवाना को 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिली थी। और अब नीरज बवाना ने कोर्ट में अंतरिम बेल के लिए याचिका लगाई है। तो ये थी नीरज बवाना की अपराध से जुड़ी पूरी कहानी, उसके एक छोटे से बदमाश से लेकर दिल्ली के दाऊद इब्राहिम बनने की पूरी कहानी।